बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। इन दिनों सबसे बड़ी ख़बर खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती इंतखाब, उसका पहला मरहला जिसके नताइज ने बाजी पलट दी है। तब्दीली सरकार को खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हत्ता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब भी अपनी ट्वीट की सूरत में इसका एतराफ़ कर रहे हैं कि उम्मीदवारों का चुनाव, गलत चुनाव जो है वो शिकस्त की बड़ी वजह बनी है। लेकिन अहम तरीन सवाल यह है कि उम्मीदवारों का चुनाव किसने किया है। अब वज़ीर आला KP के भी इंटरनल इंक्वायरी करवाना चाह रहे हैं, PTI के अरकान भी चाह रहे हैं कि इंक्वायरी व ज़िम्मेदारों का तयन हो। इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे क्योंकि JUI लीड कर रही है यहाँ पर कुल 21 नशस्तों पर। 14 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आज़ाद उम्मीदवार 9 नशस्तों पर कामयाब हुए। ANP 7, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3 और जमात इस्लामी 2 पर 58 कुल नशस्तों का नतीजा आया है। एक मेयर और चेयरमैन तहसील कौंसिल की नशस्त पर इलेक्शन मुलतवी हुआ, जबकि चेयरमैन तहसील कौंसिल की 6 नशस्तों का रिजल्ट आना अभी बाकी है। ये तो है ताज़ा सूरत हाल। अब इस यकसर तेज़ी से बदलते सियासी मंजरनामे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात भी सामने आ रहे हैं, अपोजिशन जमातों के बयानात भी सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा अहम एक बयान दिया, उस पर तफसील से बाद में बात करते हैं। शामी साहब, इस मौजू पर जाने से पहले माशाल्लाह आज तो आप तो पाकिस्तानी झंडा पहना करते थे, आज चाइना का झंडा भी आपके वेस्ट कोट पर दिखाई दे रहा है। लगता है चीनी मेज़बानी से लुत्फानंदोज़ हो के कहीं से आ रहा है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। अच्छा, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। देखिए आज हमारे जो मेयर है ना, कर्नल, हाँ जी, क्या शहबाज जावेद, मुबश्शर कर्नल मुबश्शर, शहबाज मुबश्शर जावेद। अच्छा, अब पता नहीं तखल्लुस कौन सा और नाम कौन सा असल। उनके 5-6 दिन रह गए, 6-7 दिन टेरर खत्म होने वाला। जी जी, अगरचे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि जनाब जब तक इलेक्शन नहीं होता नया, हमें मौका दिया जाए। तुम्हारा उन्होंने पाक चीन जो है ना ताल्लुकात, जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात कायम हुए थे, तो 70 साल हो गए उसको। ये 1951 की बात है। सही, 1951। ठीक। तो बाकायदा सफारत खाना कायम हुआ, सफीरों को एक तस्लीम किया गया। तस्लीम पहले कर लिया था, सफारत खाना बाकायदा। तो उन्होंने कोई तकरीब का एहतमाम किया? 70 साल उसकी तकरीब का एहतमाम हुआ। और यहाँ कौंसल जनरल थे चीन के, वो भी आए हुए थे और उनको पुरजोश उनका इस्तकबाल हुआ। और इस तरीके से मेरा ख्याल उनकी आखिरी तकरीब होगी उनके मेयर। जाहिर सी बात है, अब तो रुखसत होने वाला। वहाँ मुझे ये मालूम हुआ कि वो जो फहद है ना, हमारे जो स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ भी अदा करते हैं, बड़े फाजिल दानिश्वर हैं। 400 बच्चे शहबाज शरीफ साहब के दौर में चाइना भेजे गए स्कॉलरशिप पर, ठीक, चीनी ज़बान सीखने के लिए। अच्छा, गुड। और वो वापस आए हैं। अब वो बच्चे मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को चीनी ज़ुबान सिखा रहे हैं। चलें, ये तो बड़ा हम और खबर आप दे रहे हैं, इससे फायदा पाकिस्तानी एक बच्ची और बच्चे ने चीनी ज़बान में तकरीर की। अच्छा, और फिर उसका उर्दू तर्जमा भी उसी पाकिस्तानी बच्चे ने किया, नौजवान ने। ज़बरदस्त। और खैर मकदम किया, पाक चीन दोस्ती का, अपने जो वहाँ रहने का अहवाल बयान किया। तो असल में जब पाक चीन दोस्ती है ना, ये गजब दोस्ती है। सही, ये हुकूमतों की सतह पे नहीं है सिर्फ, ये अवामी सतह पर है। बिल्कुल। और ये कोई दूसरी दोस्ती इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ये हमारे क्या कहते हैं, हिमालय से ज्यादा ऊंची, समंदरों से ज्यादा गहरी, शहद से ज्यादा मीठी। सही है। तो बस ये दोस्ती जो है उसके हमने गुन गा के, नारे लगा के वादे वापस आए। ठीक हो गया। अब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब ने नाज़रीन नुक्ता नज़र में हमें ज्वाइन किया। आप तर्जुमान है KP के गवर्नमेंट के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। बल्दियाती इंतखाब का पहला मरहला ही ज़ेर बहस है। वहाँ PTI के हाथ तो शहद नहीं लगा। शामी साहब तो चीनी दोस्ती के शहद का जिक्र कर रहे थे। तो क्या वजह हुई ये शहद में नमक कैसे JUI फेर डालने में कामयाब हुई? सैफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने तो तर्जमानी की जिम्मेदारी नई नई संभाली है, मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपकी दुआएं भी चाहिए। और माशाल्लाह यहाँ पंजाब में भी
एक बड़े अच्छे तर्जमान पीटीआई की हुकूमत को नसीब हुए हैं, हसन खावर साहब सुलझे हुए। और ये केपीके में भी आप जैसा पढ़ा लिखा और तजर्बाकार शख्स जो है वो तर्जमान बना है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन चूंकि खुली डुली गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि ये हुआ क्या, वो शहद में नमक कैसे डला है जी? अच्छा, मैं समझता हूँ कि शहद में नमक तो हरगिज नहीं आया, अलबत्ता शहद का जो प्याला या बर्तन है वो थोड़ा सा हिला जरूर है। अच्छा। उसको एक झटका लगा है। हाँ। और हम उसको इंशाल्लाह अगली बहुत ही मुख्तसर मुद्दत में संभाल लेंगे। अब मैं कैसे कह रहा हूँ कि नमक नहीं डाला गया उससे, बात ये जामी साहब के देखें, अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई ने कुछ सीटें लूज जरूर की हैं। अभी तक अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो तकरीबन कोई 20 सीटें, अभी पूरा रिजल्ट नहीं आया 66 तहसीलों का, सिर्फ तकरीबन कोई 55 के करीब शायद आया है। 58 जी, 58। अच्छा, और क्योंकि कुछ तहसीलों में इलेक्शन हुआ ही नहीं था और कुछ में अभी काउंटिंग हो रही है, तो तकरीबन 20 की रिपोर्ट आ रही है जेयूआई की, और तकरीबन कोई 6 या 7 सीटों का फर्क है पीटीआई का। एक तो ये बात है। अब ये फर्क आने की वजूहात पे अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फर्क क्यों आया और क्यों मैं कहता हूँ कि नमक नहीं डाला गया बल्कि प्याला जरा हिल सा गया है। बात वो उसकी वजह ये है कि देखें, पेशावर की सीट ले लेते हैं जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है जेयूआई की तरफ से और दीगर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से भी कि शायद यही एक बहुत बड़ा कल्ला था जो अपोजिशन ने फतह कर लिया और सूबा बस हिल गया है। ऐसी कोई बात इसलिए नहीं है कि देखें, पीटीआई के कैंडिडेट को तकरीबन 50,400 के करीब वोट मिले हैं। मुकाबले में जेयूआई का कैंडिडेट कोई 62,000 पे 62,000 पे है, 12,000 का फर्क है। अब इस 12,000 के फर्क को देखें कि इसमें तकरीबन 9,000 के करीब वो वोट है जो पीटीआई के मुस्तरदशुदा हैं, जो काउंट नहीं हुए। अच्छा, उन मुस्तरदशुदा वोटों की जब आप डायनामिक्स में जाते हैं, तज्जिया करते हैं, तो आपके सामने कई वोट ऐसे आते हैं जिसमें बैट को थप्पा लगाने की बजाय उन्होंने वहां पर वोटर ने लिखा है इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। इससे हम और हमें जो मालूमात है वो ये है, ऐसा ही एतराज अपोजिशन भी करती है। आपसे तवक्को थी कि आप इलेक्शन में, हाँ, आपसे तवक्को थी कि आज आप सियासी तबसरा करेंगे, आपने तो वकालत शुरू कर दी क्योंकि बैरिस्टर हैं आप। ये देखिए पेशावर में हुआ क्या, सुनिए ना सर। देखिए 7 तहसीलें हैं पेशावर की जहाँ पे इलेक्शन हुआ, उसमें से सिर्फ एक में पीटीआई कामयाब हुई है, एक में सिर्फ कामयाब हुई है। ये बहुत बड़ा धचका तो है ना कि आप दारुल हुकूमत है पेशावर, वहाँ पे पीटीआई की दूसरी बार गवर्नमेंट है और पेशावर जैसे शहर में आप सिर्फ एक सीट जीत सके हैं तहसील की। मैं असल में जो अपनी वकालत की महारत दिखाने की कोशिश कर रहा था उसकी वजह ये थी कि मैं उस तनाजुर को क्लियर करना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं ये वजाहत करना चाह रहा था कि ये 6 सीटें हम क्यों हारे हैं। मैं उस पर आ रहा था ना। अच्छा, उसमें मेरा जो नुक्ता है वो ये है कि ये जो तमाम आदाद शुमार आप देखें तो पीटीआई के हारने की वजह हमारे अपने अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, ना कि अवाम में गैर मकबूलियत। ये मैं बेसिकली ये दलील इस तरफ लेके जा रहा था। मगर आपके दूसरे दोस्त कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से हम हार गए हैं। शामी साहब, बसत एहतराम, जो हमारे दोस्त हैं ना वो महंगाई को वन ऑफ द रीजन यानी मुख्तलिफ वजूहात में से एक वजह के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त आदाद शुमार हमारे सामने हैं और वो ये आदाद शुमार में इसलिए आपके सामने मैंने बयान किया और भी अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। अच्छा, वैसे आपके नजदीक महंगाई एक वजह नहीं है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि महंगाई की वजह से हमें शिकस्त नहीं हुई, हमें शिकस्त हुई है अपने अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से। वो इख्तिलाफात क्या है? वो टिकटों की तकसीम है, टिकटों का चुनाव है उम्मीदवारों का। हमारे अपने लोगों ने हमें हमारे मुकाबले में खड़े हुए और बाज ने हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं किया, पार्टी कैंडिडेट को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया, इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया, वोट नहीं दिए, क्योंकि वो टिकटों की तकसीम पर नाराज थे। उस वजह से पार्टी को उसका जो वोट था वो पूरी तरह से नहीं मिल सका, वोट डिवाइड हो गया, जिसका फायदा अपोजिशन को मिला। मुझे 1 सेकंड दे दे, मैं आपको एक मिसाल से वादे कर देता हूँ। तो हाट शहर में हमारा जो कैंडिडेट है वो लेता है 15,000 वोट, मुकाबले में जो बंदा जीत रहा है वो 34,000 वोट ले रहा है, और जो हमारा अपना आदमी नाराज होकर पार्टी के खिलाफ लड़ा है वो 25,000 ले रहा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि अगर वो 25,000 नाराजगी की वजह से हमारे ना कटते
तो हम ये सीट जीत चुके थे। ये जो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे सूबे में मुख्तलिफ इस तरह के हलकों में ये सिचुएशन है। अगर तो ये सिचुएशन हर एक हलके में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है, तो ये तो यकीनन गफलत नाअहली है। मैं एग्री करता हूँ आपसे इस बात, लेकिन मुझे इस बात का तायुन कीजिए कि ये जो टिकटों की तकसीम या नाअहली हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, किसने दी टिकटें? हाँ, ये भी बात कीजिए। ये मैं आता हूँ। देखें, बात यह है कि जब पार्टी दूसरी बार इलेक्शन जीती, 94 सीटों के साथ सूबाई असेंबली में 2/3 अक्सरियत के साथ बैठी हुई है, तो एक आपको कंफर्ट फीलिंग होने लगती है, आप थोड़ी सिक्योर फीलिंग में आ जाते हैं कि चलो ठीक है, हमारे पास है, हमें कोई नहीं हिला सकता। उसमें फिर ये कुछ फैक्टर्स आ गए जिसमें बाज लोगों ने रिश्तेदारी निभाई है, बाज ने अकरबा परवरी की है, बाज ने पर्सनल इख्तिलाफात, जाती रंजिशों की वजह से किसी एक उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं किया, दूसरे को सपोर्ट किया। अब पार्टी का जो ओवरऑल मैकेनिज्म था उससे ये गलती जरूर हुई है, ये इसको मैं कहूँगा गफलत हुई है, जिसकी वजह से बात। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब, उनकी तो सियासत की बुनियाद या उनका अहम जो नुक्ता नज़र है वो तो है ही रिश्तेदारी अकरबा परवरी के खिलाफ सियासत करनी थी। तो वो जो सब कुछ वो कहते रहे उसकी खिलाफ वर्जी पीटीआई केपीके में करती रही, कैसे हो सकता है? के अंदर देखिए प्रोसेस होता है पार्टी का, वो प्रोसेस उस तरह से फॉलो नहीं हो सका जिस तरह। बहरहाल उनका कहना यह है कि ये तो एतराफ हो गया ना। नहीं, देखिए कह रहे हैं करबा परवरी जो भी हुआ रिश्तेदारी निभाई गई है, टिकटें तकसीम नहीं की गई। अब देखिए वज़ीर आज़म एतराफ कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है, अब देखने की बात ही होगी कि दूसरे मरहले में कैसे इसको दुरुस्त करते हैं, देखिए ना। लेकिन मेरा सवाल तो सर वही है, वज़ीर आज़म एतराफ़ कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब एतराफ़ कर रहे हैं, बाकी वज़रा वज़ीर आला भी कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि ये ज़िम्मेदार कौन है टिकटें देने का। नहीं, जाहिर है कि ये वज़ीर आला ने दी होंगी ना। वहाँ पार्टी का स्ट्रक्चर क्या है, हाँ, पार्टी का लीडर कौन है, पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है, ये पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कौन है, उससे पूछें। नहीं, उससे पूछें वज़ीर आज़म इमरान। मेरा तो ख्याल ये है कि पार्टी की तंजीम जो है वो वजूद ही नहीं रखती कहीं, वो हुकूमत के कब्जे में है। बिल्कुल ठीक, लेकिन और गैर मारूफ लोग जो हैं अब पार्टी के ऊपर मौजूद है। पार्टी का सेक्रेटेरिएट कहाँ है, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कहाँ है, तो ये इसको कोई आप कहीं सुनते हैं ये बातें? तो जो इमरान खान साहब ये कहते थे कि पार्टी को और हुकूमत को अलग अलग होना चाहिए, जब वो इख्तिदार आया है तो कभी पार्टी नहीं मिल रही, हुकूमत मिलती है तो पार्टी नहीं मिलती, और पार्टी मिलती है तो हुकूमत नहीं मिलती। हज़रत मौलाना अब्दुल जलील जान साहब, आप सूबाई तर्जुमान हैं JUI फेक KPK के, आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। JUI फे ने चूँकि यहाँ मार्का सरंजाम दिया है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। PTI के दोस्त ये फरमा रहे हैं कि हमारे अंदरूनी इख्तलाफात थे, टिकटें सही तरह पर सही लोगों को नहीं दी, इस वजह से हमें शिकस्त हुई, नुकसान हुआ, बाकी अपोजिशन जमातों में तो दमखम नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा सलाम सलूट करें मुजीबुर रहमान शामी साहब को। जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर, बहुत मेहरबानी। आप खैरियत से? जी जनाब, गुजारिश ये है कि जब कार्टिनर पे खड़े थे तो इन्होंने कहा था कि मेरे पास 300 लोगों की टीम है और रस्तू है और मैं पाकिस्तान को ऐसा एक पाकिस्तान बनाऊंगा, माशी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे और माशरी तौर पे। जब ये वज़ीर आज़म बना तो फिर इसने कहा मेरी टीम में फर्क था, और फिर एक को बदलाता रहा, दूसरे को तो बदलाता। अब भी जब इलेक्शन हार गए तो अब कहते हैं कि मैंने टिकट गलत तकसीम किए। तो टिकट तकसीम से देखो, हर जमात में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ इंसान से गलतियां होती हैं, और कुछ देखे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने हंगू में एक टिकट दिया था अपनी जमात को, तो वो खड़ा हो गया, उसके मुकाबले में जिसने टिकट मांगा था उसको हमने टिकट नहीं दिया। जिसको टिकट नहीं दिया, आजाद उम्मीदवार था, उसने 20,000 वोट लेकर सीट जीत गया। जो हमारा JUI का था उसने 14,000 लिए, दूसरे नंबर पे आया है। यानी आपके यहाँ भी टिकटों की तकसीम में गलती हुई है? नहीं, गलती बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मिसाल दे रहे हैं, ठीक, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, गलती की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि वो जमात का फैसला यह था कि मुफ्ती कासिम को टिकट दे, लेकिन बाज लोगों की ख्वाहिश थी कि आमिर गनी को टिकट मिले। हमने आमिर गनी को टिकट नहीं दिया, हमने जमात को टिकट दिया, उन्होंने फिर मुफ्ती साहब को खड़ा किया। लेकिन दोनों जमीयत के थे,
और दोनों आपस में लड़े, एक ने 20,000 लिया, दूसरे ने 14,000 लिया। अगर इनमें इन्होंने गलती किया तो इनके मुकाबले में जो खड़ा था तो वो दूसरे नंबर पे आ जाता, पहले नंबर पे आ जाता। उन्होंने तो बिल्कुल 5वें 6वें नंबर पे गए हैं लोग। ठीक, तो ये आपकी बात तो ये है। मगर ये बताएं मुझे शामी साहब कि वो ये कह रहे हैं कि पेशावर में मेयर की सीट पर हजारों वोट मुस्तरद हो गए हैं उनके, क्योंकि उन लोगों ने इमरान खान का नाम लिख दिया था बैलेट पेपर पर। ये दुरुस्त बात है? हजरत ये बताएं कि जिस बैलेट पर इमरान खान का नाम लिखे उसको कबूल किया जाएगा? मुझे ये पता नहीं है कि कितने रिजेक्ट हुए हैं। ये इन्होंने झूठ बोला है। हम भी कह सकते हैं कि हमारे 20,000 वोट ज़ाया हुए हैं। ये तो सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, इनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। अगर मिसाल की बात उन्होंने 14,000 वोटों पे इमरान खान का नाम लिखा है तो ये तो कुछ तुक ही नहीं बनता। इतने इनके लोग इतने ही ना समझ हैं कि इमरान खान का नाम लिखते हैं, स्टैम्प नहीं लगाते, नाम लिखते हैं। तो पहले कैसे जीत गए थे? पहले जो जीते थे तो उन्होंने नाम लिखा था या स्टैम्प लगाई थी? ये सब झूठ बोलते हैं, ये झूठ में बड़े माहिर हैं जी। अब आप ये बताएं कि अगले मरहले जो है उसकी तैयारी क्या है? अब तो पीटीआई भी बहुत हिम्मत करेगी और सर पर कफन बांध लेगी, तो बड़ा मार्का तो बड़ा जोर पकड़ जाएगा। हजरत इन्होंने सर पे कफन बांधे हुए हैं। इनके वजीर आजम यहाँ पेशावर आए थे, इनके वजीर आला ने अरबों रुपए के पैकेज के ऐलान किए। इनके वजीर अली अमीन गंडापुर ने DI खान में धमकियां दी कि हमें कामयाब नहीं किया गया तो हम इन लोगों को फंड नहीं देंगे, मैं अपने दफ्तर नहीं छोड़ूंगा, मेरा वो मिनिस्टर बल्दियात मेरा भाई है। फिर यहाँ पर इन्होंने डब्बे चोरी किए और फिर इलेक्शन से पहले यहाँ पे इन्होंने पोलिंग शुरू कर दी थी, रात को सील खोल दी थी, सुबह के दिन फिर डब्बे उठाए, वोट फाड़े। इन सब के बावजूद हमारे कारकुनों ने पहरे दिए, अपने पोलिंग स्टेशनों की हिफाजत की, वोट के तकद्दस को बरकरार रखा, वोट की इज्जत को बहाल रखा, वोट की हिफाजत की। इसके बावजूद हमने जीता है। अवाम का जो रद्द-ए-अमल था वो 8 साल की हुकूमत के खिलाफ था। हजरत शामी साहब आप समझते हैं, आप तो बहुत सीनियर सहाफी हैं, आपके नशे व फराज आप देखते रहते हैं। 8 साल की हुकूमत में कोई डिलीवर नहीं किया इन्होंने, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। 1 रुपए का प्रोजेक्ट नहीं बता सकते, एक ये नहीं बता सकते कि हमने यहाँ पे पुरानी स्कूलों पे, पुरानी तामीरात पे तख्तियां लगाकर लोगों को धोखा देते थे कि हमने बनाई। हालांकि वो MMA के दौर में या NP के दौर में बनी थी तो उस पर जाकर तख्तियां लगा रही हैं। तो मौलाना ये तो वो तो कह रहे फवाद चौधरी साहब कि हुकूमत जो है भेड़ियों के पास आ जाएगी। लोग अगर ये JUI को वोट दे दिए लोगों ने तो 8 साल जंगलियों के पास थी। 8 साल तो ये जंगली थे, ये तो नाअहल थे, ये तो गाफिल लोग थे। 8 साल इनके पास थी। हम तो अगर जंगली हैं तो हमें लोग समझते हैं हमारी 100 साल तारीख है, हमारी 150 साल तारीख है। हमने अंग्रेज साम्राज्य को भी ललकारा था, वो भी हमें दहशतगर्द कहते थे, जंगली कहते थे, लेकिन हमने उन्हें शिकस्त दी है। हमारा जो बयानिया है वो कामयाब हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब ने 3 साल 4 साल जो मेहनत की है इन सफाक हुकूमत के खिलाफ, इस अवाम कुछ हुकूमत के खिलाफ, जिन्होंने हमारे गलों में IMF और वर्ल्ड बैंक के तोक पहना दिए, जिनको मौलाना। लेकिन अब आप यहाँ से जीते तो हैं, लेकिन उसके बाद अब आप मेरे ख्याल धांधली वाला मामला तो आपके यहाँ नहीं रहेगा, जो आपकी पहले दिन से एक बुनियाद थी कि धांधली हुई है इंतखाबात में और धांधली ज़्यादा निज़ाम है। अब तो मेरे ख्याल आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। मैंने कहा पहले हमारा वोट चोरी होता था, अब इस दफा हुकूमती सतह पर चोरी होने का एहतमाल था, हमने रोका है। अब भी हमारी 7-8 सीटें रोकी हुई है, हमें नहीं दे रहे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना अब्दुल जलील जान साहब थे, सूबाई तर्जुमान PDM। मुझे फवाद चौधरी साहब के सर आपने जिक्र किया, मैं चाह रहा हूँ सर आपको बयान सुनाऊँ। इंतहाई अहम वो बयान है, क्या कह गए हैं, क्यों कह गए हैं, मालूम नहीं। देखिए वजह तो बिल्कुल साफ जाहिर है ना, जब एक हल्के में 3-3, 4-4 लोग आपकी एक ही पार्टी के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे तो इलेक्शन हारेंगे ही, और क्या होगा। हमारे MNA MPs कुछ नहीं है, ये तो हर हल्के की अपनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अगर JUI जैसी जमात जो है उसने PTI की रिप्लेसमेंट है तो ये तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान के अवाम को और PTI के लोगों को ज़्यादा सीरियसली ये सोचना है। PTI अगर इस मुल्क में नहीं होगी तो एक तो मुल्क में कोई कौमी जमात नहीं होगी। सो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। जो हम इधर देखते हैं TLP का उभरना या जमीयत, इससे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नीचे जाएगा। नून लीग और PMLN का तो आपको पता चल गया कि उनकी तो कोई हैसियत नहीं है।
हर जगह के ऊपर जो मरियम नवाज जैसे बोने, जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जो जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप है, इस तरह के जो छोटे छोटे लोग हैं जिनका अपना कोई कद नहीं है और जो सिर्फ इमरान खान के ऊपर तनकीद करके अपना कद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के बोनों को मौका मिलेगा कि वो बड़े हों। और मुझे उम्मीद है हमारे कारकुनान हैं और हमारे जो लीडरशिप है वो इस सूरत हाल से सबक सीखेगी। सर चॉइस साहब तो बड़े जमहूरियत ट्वीट तो ये किया है कि बेड़ियों के हाथ वो भी मैं अर्ज कर रहा हूँ, चॉइस साहब तो बड़े जमहूरियत पसंद सियासतदान हैं, पढ़े लिखे हैं, मामला फ़हम है, लेकिन एक जमात जिसने 21 नशिस्तें लेकर लीड किया है पहले मरहले में, उस जमात के बारे में ये कह रहे हैं कि असूली तौर पर से ख़त्म होना चाहिए। वो तशद्दुद पसंद है, वो कहते हैं, उसे TLP के साथ खड़ा कर रहे हैं, वो तशद्दुद है। हाँ। अब आप देखिए ये जो JUI है क्या, JUI मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने इसकी बुनियाद रखी। ये तहरीक पाकिस्तान में वो कायदे आज़म के साथ रहे। पाकिस्तान बनने के बाद जो बैरिस्टर साहब एक बार फिर आगे टेलीफोन लाइन पर, उसकी जो क़यादत है, वो क़यादत जो है फिर एक ज़माने में मुफ्ती महमूद साहब के पास आई और अब वो उसी तरीके से JUI जो है वो अपना काम कर रही। मौलाना मुफ्ती महमूद वज़ीर आला रहे JUI के नुमाइंदे के तौर पर। उसके बाद अभी मुत्तहिदा मजलिस अमल में अकरम खान दुरानी वज़ीर आला रहे और लोगों ने उनकी हुकूमत भी देखी है। और मौलाना मुफ्ती महमूद जो है JUI के रहनुमा, उन्होंने लीड किया PNA को, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद को। जी। और सारी जमातें भुट्टो साहब की मुखालिफ उसमें शामिल थी। और मौलाना मुफ्ती महमूद जो हैं 1962 की असेंबली में भी मौजूद थे, उसके रुकन थे। सही। पुराने पार्लियामेंटेरियन, बड़े मुफ्ती, बड़े सियासतदान, और उन्होंने वजारत भी की, क़यादत भी की। और आज JUI फिर सुनिए, 1973 का दस्तूर जो है उसके बनाने वालों में थे। अच्छा बैरिस्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। बात आपकी कट गई थी लेकिन ब्रेक हमारे पास आया चाहती है। ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपको जहमत देता हूं क्योंकि बात अधूरी रह गई थी, 2-4 और सवाल आपकी खिदमत में रखने हैं। ब्रेक के बाद मैं आपके फैसल शामी साहब की बात पूरी। मुफ्ती महमूद जो है और JUI जो है, जो डट के खड़ी रही एक्सट्रीमिस्टों के खिलाफ, दहशत पसंदों के खिलाफ, दस्तूर की बालादस्ती की और कानून की बालादस्ती की बात करती रही, उसको करें ये मुतशद्दद जमात है। नहीं, ये कौन सा जमहूरी रवैया है? और ये PDM नहीं, PDM के सरबराह हैं इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान। और PDM जो है, PDM की वो कहते हैं ये इलाकाई जमातें। भाई ये PDM अब इस वक्त भी तो कोलिशन है ना, इमरान खान साहब जो लीड कर रहे हैं, एक कोलिशन है PTI के साथ, बिल्कुल है, MQM उनके साथ, मुस्लिम लीग काफ मौजूद है, MQM मौजूद है, GDA मौजूद है और दूसरी छोटी मोटी वो बाप मौजूद है। तो ये जो PDM है, मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुस्लिम लीग नून ने मिलकर इलेक्शन लड़ा है पेशावर में। और मुस्लिम लीग PDM जो है, PDM पार्टीज जो है, आप पंजाब में मुस्लिम लीग नून और वहां मौलाना फजलुर रहमान की JUI, इसका मतलब यह है कि PDM बड़ा एक मुस्तहकम इत्तेहाद होगा, इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगा, कौमी सतह का की कोलिशन होगी एक। ये जो उन्होंने बात की कि उसूली तौर पर ख़त्म हो जाना चाहिए जमात को, ये ज़ेब देती है एक जमहूरियत पसंद सियासतदान को। जो फवाद चौधरी साहब ऐसी जमात के बारे में जिसने 21 सीटें लेके सरे फहरिस्त, बड़ी उनकी सियासत पर मुल्क की नज़र है, ज़हीन शख्स भी हैं, मैं उनका एहतराम भी करता हूँ। लेकिन जो इस वक्त उन्होंने बात की है, बहुत बोधी बात की है, ये बात उनको ज़ेब नहीं देती थी। और मैं बात एक और करूँ आपको, वो तो वज़ीर इत्तलात है ना, तो ये एक जो फर्रुख हबीब साहब है हमारे बरखुरदार ममलिकत वज़ीर ममलिकत, वो जो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जिस लहजे में गुफ्तगू करते हैं, जिस बेहुदा तरीके से वो गुफ्तगू करते हैं, अल्फाज फर्रुख हबीब साहब आप नोट फरमा लें। तो फर्रुख हबीब साहब, आपकी एक उम्र पड़ी है, मौलाना फजलुर रहमान को जवाब देने के लिए उनकी उम्र के आदमी तलाश करें। आप अपने वालिद और दादा की उम्र के लोगों से बदतमीजी से गुफ्तगू छोड़ दें।
अपना क्यों मुस्तकबिल तारीख करते हैं? अभी तिफले मकतब है, अभी तिफले मकतब है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़े बड़े अच्छे नौजवान हैं, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ये पैगाम उन तक पहुंच गया। मगर मैं देखता हूँ यार को खुदा का खौफ करे, को अपना और कोई बुजुर्ग लोग नहीं है आपके पास बड़ा फजल रहमान के लत्ते लेने के लिए? उनको कह दें हैं बुजुर्ग लोग, लेकिन वैसी गुफ्तगू नहीं करते। तो बस फिर तो ये बच्चे जो हैं ये जेब नहीं देते उनसे, मिसाल के तौर पर इस बदतमीजी की आप एजाज चौधरी साहब से तो एक्सपेक्ट तवक्को नहीं रखते हम उनसे। ठीक, एक ब्रेक आ गई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कल एक प्रोग्राम में बड़ी अहम बात की है कि फंड्स नहीं देंगे, उसका जवाब बैरिस्टर सैफ अली खान साहब से जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे KPK के बल्दियाती इंतखाबात में पहले मरहले के नताइज भी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद भी मान रहे हैं गलतियाँ हुई हैं, टिकटों की तकसीम दुरुस्त तरीके से नहीं हुई, इंक्वायरी कराए जाने का इम्कान है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे, तर्जुमान KPK सरकार, और वो भी कुछ ऐसे ही मामलात की निशानदेही कर रहे थे। लेकिन बैरिस्टर साहब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये कल अली अमीन गंडापुर साहब एक प्रोग्राम में कुछ फरमा रहे थे, ज़रा आप भी सुनिए और फिर बताइए क्या ऐसा हो सकता है, आप ऐसा करने का इरादा रखते हैं जो वो कह रहे हैं? देखिए और सुनिए। MP है, विलेज काउंसिलर है, नेबरहुड काउंसिलर, उसके फंड डायरेक्ट है 30 लाख से 50 लाख तक पॉपुलेशन, वो रह जाएंगे। तो मैं VPNC वालों को कह रहा हूँ कि वो मेरी पार्टी के खिलाफ, वो मेरे चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ उन पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जिनका हमारे साथ बहुत इख्तलाफात है, इस तरह के गाड़ी की दोपहर की बड़ी गाड़ी हुई, करप्शन हुई। तो भाईजान आप पढ़ लो, तहसील लाजिम का कोई फंड नहीं है, और आज अल्लाह ताला ने अगर एक चीज दी है तो मैं अपनी पार्टी के थ्रू लगाऊंगा, मैं नहीं दूंगा। मैं कायम हूँ, मैं इस बात पे कायम हूँ कि मैं जिन लोगों ने कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फंड लगाऊंगा, लेकिन मैं उन लोगों के हाथ में फंड नहीं दूंगा जिन्होंने पहले फंड को चोरी किया, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने करप्शन की। मैं इससे कायम हूँ। कानून पढ़ लेना, तहसील लाजिम या तहसील मेयर, उसका कानून में फंड नहीं है। हम काम करेंगे, हर जगह करेंगे, लेकिन उन जगह पर जहाँ पर वो लोग जो है करप्शन की, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने डिलीवर नहीं किया, अब उनके हाथ में फंड देकर फंड क्या है बतानी साहब, वो उसको मिलेगा। उनकी जो ओवरऑल गुफ्तगू का मफहूम था वो ये था गालिबन के जी जहाँ हम हारे हैं, जहाँ और लोग जीते हैं, उनको हम फंड्स नहीं देंगे क्योंकि कानून का हिस्सा है। क्या ऐसा है? देखें जी, जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब के इन कमेंट्स का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में बेहतर वजाहत इनकी वही कर सकेंगे, लेकिन मैं जनरलाइज जो बात जो आपने सवाल किया उसको उस कॉन्टेक्स्ट में तो इतना ही कहूँगा कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं एक सूबाई असम्बली के एक कानून के तहत जो है वो मुनक़द किए गए हैं और कराए जा रहे हैं। पहला मरहला हो गया, दूसरा मरहला इन करीब होने वाला है। जब ये निज़ाम पूरी तरह से फ़ाल हो जाएगा तो जो एक्ट है उसकी जो शराइत हैं और शिकें हैं उनके मुताबिक सब जीतने वाले उम्मीदवार जो ऑफिस होल्डर्स होंगे उनको उसी तरह से जो माली वसाइल हैं और दीगर इख्तियारात हैं वो हैसियत किसी एक शख्स या एक पार्टी या उसके साथ नहीं करता। तो इसलिए पहली बात तो ये और जाहिर है कि हमारा सूबा है, हम चाहेंगे कि जहां हमारे उम्मीदवार जीते हैं वहां भी और जहां अपोजिशन के उम्मीदवार जीते हैं वहां भी अवाम को यकसां जो सहूलियात हैं, हुकूमती वसाइल जो हैं वो यकसां तकसीम हो और उनको सहूलियात दी जा सके। आप ब्रेक से पहले शामी साहब के तज़किये में एक बात का तयन हुआ कि या तो ये वज़ीर आला KPK ने टिकट्स दिए हैं या आपका जो सूबाई सेटअप है उसकी जानिब से टिकटें तकसीम की गई। नहीं, मगर बैरिस्टर साहब आपका सूबाई सेटअप है क्या? हमें तो पार्टी का ढांचा कहीं नजर नहीं आता। शामी साहब देखें, पार्टी का यकीनन ढांचा है, तंजीम है और मुख्तलिफ उसके ऑफिस होल्डर्स हैं। और KPK में कौन सरबराह है पार्टी के? देखें, KPK के सरबराह का इशू नहीं है। मैं जरा थोड़ी सी एक बात पे आना चाह रहा हूँ। मैं एक और असल में जो तंजीमी ऑर्गेनाइजेशन है PTI की वो मरकज से है। सैफुल्लाह नियाजी साहब हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और कियानी साहब, आमिर कियानी साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं और वो पूरे मुल्क की तंजीम को रीजन वाइज में है। हमने सूबे का सेटअप नहीं रखा, हमने रीजन्स का सेटअप रखा है। तमाम सूबों को रीजन्स में डिवाइड किया गया है और वो फिर बराह रास्त उनमें जो ये फैसले होते हैं तो वो तंजीमी जिम्मेदारियाँ इस्लामाबाद जो है उनका तयन वहाँ से होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने 1 यूनिट बना दिया है पार्टी का। हाँ, नहीं, हमने डिवोल्यूशन ऑफ पावर की है। हमने और आपने इनडायरेक्टली जिम्मेदारों का तयन भी कर दिया।
नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो टिकटों की तकसीम में प्रॉब्लम आई है उसमें जो इलाकाई देखें, जो MNA, MPA, सूबाई और कौमी असम्बली के हल्के होते हैं उनमें जो लीडरान हैं जिनमें कुछ इलेक्टेड हैं कुछ अनइलेक्टेड हैं, नेचुरली उनका भी एक फैसला होता है, उनकी भी मर्जी शामिल हाल होती है क्योंकि इलाके के लोगों की सूरत हाल से वही ज्यादा वाकिफ होते हैं, उन्हें पता होता है कौन फाल कारकुन है कौन गैर फाल है कौन। मगर बैरिस्टर साहब कोई पार्लिमानी बोर्ड बने थे, कोई टिकटों की तकसीम के लिए कोई अदारा वजूद में आया था या सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के टिकटें तकसीम कर दी गई? देखें नहीं, ड्राइंग रूम में तो बैठकर खैर हरगिज नहीं तकसीम की गई, नेचुरली मशावरत भी हुई है और एक तंजीमी तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है, लेकिन तंजीमी तरीक़ाकार अडॉप्ट करने में भी बाज़ औक़ात सिलेक्शन में, नॉमिनेशन में और आखिरी वक्त में फैसले में कुछ ना कुछ सुकम रह जाते हैं जिसकी वजह से ये हुआ। दूसरी एक चीज शामी साहब, मैं एक चीज की वजाहत कर दूं, वो मेरे ख्याल में यूल बेयर मी आउट कि मैं तंजीमी मामलात में बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं वजीरे क्या कहते हैं वजारत इत्तलाआत जो हमारी है उसका मैं मामले खसूसी हूँ, तो मैं ज्यादा कॉम्पिटेंट हूँगा सरकारी मामलात पर, लेकिन यकीनी तौर पर तंजीमी मामलात से जितना मैं बाखबर हूँ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जामी साहब बस आखिर में ये कहूँगा गलतियाँ हुई है और उनका सद्भाव हो रहा है बाला सतह पे, उसके बारे में नोटिस लिया गया है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। सर देखिए ये कल पार्टियों की तंजीम का ये हाल है कि जब नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा से सुबकदोश हो गए और लाहौर तशरीफ लाए तो उन्होंने एक दोस्तों का इज्तिमा था, मैं भी वहाँ मौजूद था, तो मैंने उनसे सवाल किया कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कौन है जी, और सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये हाल है कि सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये हाल है पार्टी स्ट्रक्चर का, पार्टी के अंदर जमहूरियत का। बाद में फिर हमारे आसन इकबाल साहब जो थे उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, पहले सरताज अजीज साहब हुआ करते थे। भाई बात यह है कि ये जो PTI है इसने सेक्रेटरी जनरल किसको बना दिया है कि वो आमिर कियानी साहब, कहीं उनका सैफुल्लाह नियाज़ी साहब कोई कहीं उनका वजूद नहीं है, किसी जगह वो लड़के ही नहीं है। तो सही वजूद कहाँ, ये जो इंतखाबात के नतीजे हैं उनकी वजूद का सबूत है। अब आप देखिए पार्टी नहीं है, ठीक कह रहे हैं, पार्टी के KPK का सरबराह कौन है, रीजन है तो रीजन कौन से हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी किसने टिकटें तकसीम की हैं, यही तो सवाल में पार्लिमानी बोर्ड कहाँ बना था। तो ये सारी बातें खान साहब आप टीम अपनी क्रिकेट टीम बनाने पे तो बड़ी तवज्जो होती थी, तो ये आप जो नोटिस ले लिया खान आपने हॉकी के खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में खड़े कर दिए लाके, नोटिस ले लिया खान साहब ने इसका, और उस पर फिर तो और भी मुश्किल हो जाएगी। परवेज खटक, देखिए परवेज खटक जो है जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई, यानी पहली वजारत थी उनकी, उस वक्त बड़ी मुश्किल से मेजॉरिटी आई थी। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ साहब से नाराज हो गए थे, कहते रहे थे कि मौका दें, फजलुर रहमान चाहते थे कि हम मुत्तहिद होकर PTI को चैलेंज करें, आजाद उम्मीदवार बहुत थे, उनको अट्रैक्ट कर लेंगे हम और हुकूमत बनाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने समझा कि बेहतर बात यह होगी कि PTI को हुकूमत मिल जाए। एक बड़ा अहम बयान है जो कल आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया है, वो जरदारी साहब का बयान मैं सुना रहा हूँ, हमारी मरियम कह रही है, मैं वो भी इस पे आता हूँ, पहले जरदारी साहब का बयान सुनिए सर। मरियम कहती है घर जाएं, वो भी सुनाते हैं सर। ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग ये फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम, संभालेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान संभाल सकते हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान संभाल सकती है, संभालती रही है, और जब भी मुसीबत आई है पाकिस्तान पे तो हमेशा पीपुल्स पार्टी ने संभाला है। दोस्तों की ये सोच, एक जाने PTI को KPK में बल्दियाती इंतखाबात में सेटबैक हो रहा है, दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ये संदेश सुना रहे हैं अवामी इज्तिमा में नवाबशाह में। इन दोनों को मिला के पढ़ा जाएगा या अलग-अलग पढ़ा जाएगा? मिला के पढ़ ले। आसिफ अली जरदारी साहब जो कह रहे हैं, अगर उनसे कोई राब्ता किया है किसी ने, फर्ज करें,
तो फिर उनको तो ये बात बयान नहीं करनी चाहिए थी। तो बयान अगर कर रहे हैं, अगर बयान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है दरअसल कि बात नहीं बनी। नहीं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को अपनी तरफ कि हमारे पास एक मकनातीस है, भाई हम हैं, आ जाओ हमारे खेमे में। तो ये एक शर्त रख दी कि फलां की छुट्टी है सियासत का, अपनी ताकत में इजाफे का। तो देखिए ये मैसेज है ना कि भाई एस्टेब्लिशमेंट जो है, सिग्नलिंग, वो हमारी तरफ आ रही है। अब जो लोग फिर लोग लपकते हैं ना, एयर मार्शल असगर खान भुट्टो साहब का जो दौर था ना, अच्छा, तो कहा जाता था कि CIA जो है ना वो और अमेरिका सही, वो एयर मार्शल साहब की पुश्त पर है, इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो जब हम एयर मार्शल असगर खान के पास बैठते थे तो क्या कहते थे? कहते हम हंसते थे, वो कहते इसकी तरदीद ना करना, लगा रहने दो, इसी लगा रहने दे, इसका रोब पड़ता है। तो सर सिग्नलिंग होती है, ये रोब है, ये शुआएं जारी की जाती हैं ताकि लोग जो हैं, कोई कशिश जो है वो कहीं पंजाब में बहुत से परिंदे ऐसे हैं, जो सिंध में ऐसे हैं हिजरत करने वाले, जो हिजरत कर जाएंगे मौसमों के साथ साथ। तो जरदारी साहब बता रहे हैं कि भाई दाना दुनका हमारे पास मौजूद है, लेकिन परवान अब भरिए हमारी तरफ। ठीक, अच्छा सर, हाफिज नईम उर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि सिंध में भी जो बल्दियाती निज़ाम है उस पर मगर मरियम ने जो आज कहा है, मैं वो सुना देता हूँ, छुट्टी हो गई है, अब जाओ, वो भी सुना दे। देखिए पहले मरियम नवाज क्या फरमा रही थी। PTI के जितने भी, अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। PTI का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। KP में अपने घर में, जिसको ये अपना फोर्ट कहते थे, जिसको ये अपना घर कहते थे, उसमें इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त जो इमरान खान की परफॉर्मेंस है, उसको दुनिया की कोई ताकत सपोर्ट नहीं कर सकती। जिसके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, कोई थोड़ी सी भी इज्जत वाला शख्स हो तो वो खुदा हाफिज कहकर चला जाए। इमरान खान को ये चाहिए, अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। तो ये हमारी जो बहन है मरियम, ये भतीजी हैं, उनको भी यही मशवरा है मेरा जो मैंने फर्रुख हबीब को दिया कि देखिए मरियम जो है उनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है और वो सफ़े अव्वल की लीडर, उनको भी चाहिए इतने गुस्से में ना आया करें। इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, उसे मामूल का हिस्सा समझे, उसमें शर्म, गैरत, ये वो इस तरह के अल्फाज जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। चले अब सिंध में जो और हेलमेट का इस्तेमाल जो है ये भी थोड़ा सा कि लोग के डंडे लेके पड़ जाएंगे उनको हो सकता है अंडे मारेंगे, अंडे मारेंगे, ये उनके दिमाग में थोड़ा अल्फाज जो है सॉफ्ट, लहजा नरम रखें। चले अपने वालिद को फॉलो करें, सही, वो PTI की डिक्शन इस्तेमाल ना करें। ठीक, अच्छा सर, सिंध में जो बल्दियाती निज़ाम है, चूँकि बल्दियाती इंतखाबात का हम जिक्र कर रहे थे, तो वहाँ भी एक तनाज़ा चल रहा है, अपोजिशन जमातों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। अब 31 दिसंबर को सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी ने धरने का ऐलान भी कर रखा है, और ये जो सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल है इसके ख़िलाफ़ MQM ने भी हैदराबाद में मुज़ाहरा किया है। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के कराची के कॉज को हमेशा प्रेजेंट करते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कराची से। आप सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, बुनियादी एतराज़ात आपको हैं क्या और हल क्या है? पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने जो एक कानून पास किया है, बिल जो एक बन जाएगा, उसमें उन्होंने तमाम तर लोकल बॉडीज के जो इख्तियारात हैं ना वो सारे के सारे ले लिए हैं। हमारा कहना यह है कि 2001 से 2009 तक कराची में एक ऐसा निजाम रहा गो कि वो एक डिक्टेटर का निजाम था, लेकिन उसमें एम्पावरमेंट थी, जिसमें मेयर को सारे इख्तियारात थे, बहुत सारे इदारे उनके मातहत थे और बहुत सारे इदारों में उनका की रोल था, जिसके नतीजे में कराची में डेवलपमेंट हुई। और आइन के आर्टिकल 148 के मुताबिक भी डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। ये पावर जो है वो रिवर्स तो नहीं होना चाहिए। आप NFC अवार्ड में हिस्सा मांगते हैं, PFC अवार्ड देने के लिए तैयार नहीं होते। तो 2013 में जब MQM इनके इत्तेहादी थी तो इन्होंने कानून लेकर आए थे और उसमें तकरीबन सारे इख्तियारात ले लिए थे लोकल बॉडीज से। MQM ने थोड़ा बहुत बात की और उसके बाद मजीद 1-1.5 साल तक हुकूमत में रहे और कोई बड़ा एहतजाज इन्होंने नहीं किया। अब जो रहे थे इख्तियारात भी थे वो भी ले लिए। मसलन अगर कुछ अस्पताल के MC के रह गए थे, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के, मसलन अब्बासी शहीद अस्पताल, तो वो भी ले लिया, स्पेंसर आई अस्पताल ले लिया,
इसी तरह तमाम डिस्पेंसरीज ले ली, तमाम जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट रह गए थे वो ले लिए। कोई इख्तियार ही नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना लिया, उसमें एक सिर्फ नाम को जो है वो चेयरमैन होगा जिसका ना हायर का इख्तियार होगा, ना फायर का होगा, ना मालियाती इख्तियार होगा। और इसी तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट उसके मातहत नहीं है, सड़कें मातहत नहीं है, पानी मातहत नहीं है, सीवरेज मातहत नहीं है, बिजली मातहत नहीं है, कुछ भी तो मेयर के पास है नहीं। तो फिर बल्दियाती निजाम क्या हुआ, डेवोल्यूशन क्या हुई? हमारा एतराज ये है कि आप इतना बड़ा शहर जो इंटरनेशनली अब एक मेगा सिटी है, उस मेगा सिटी का में तो होता ये है कि मेयर का इंतखाब भी डायरेक्ट होता है, पुलिस भी उसके मातहत होती है। चले आप अभी अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम वो तो बहाल कर दें जो 2001 में प्रैक्टिस किया और उस प्रैक्टिस में सबको फायदा हुआ। हाफिज साहब ये बताइए कि जो KPK में और पंजाब में जो बल्दियाती कानून बनाया गया है, क्या आप वो इससे कहीं बेहतर नहीं है जो सिंध का बल्दियाती कानून है? देखें, अगर आप जाहिर है कि आप स्टैंडर्ड सिंध को बनाएंगे तो फिर तो हर कोई बेहतर लगेगा, लेकिन देखा जाए तो एक बात शामी साहब मैं आपको बता दूं कि चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, कोई भी ट्रांसफर ऑफ पावर निचली सतह पर नहीं करना चाहता, चाहे उसकी पार्टी के अपने लोग ही क्यों ना हो। हमने एक करारदाद पेश की है इस वक्त कौमी असम्बली में, और उसमें ये कहा है कि जिस तरह विफाकी हुकूमत और वजीर आजम और सदर के, जिस तरह सूबाई हुकूमत, वजीर आला और असम्बली के इख्तियारात हैं, इसी तरह लोकल बॉडीज के इख्तियारात का एक चैप्टर होना चाहिए, जिस तरह इंडिया में है, जिस तरह नेपाल में है, जिस तरह दुनिया के बहुत से मुल्कों में। ये एक केयर ऑफ गवर्नमेंट है। 140A की तशरीह जो है ना करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि जिस तरह चाहे वो जो है काम कर ले और जब बल्दियाती मुद्दत पूरी हो तो एडमिनिस्ट्रेटर लगा के सारे काम कर दे। इसके लिए तो आपको एक अमेंडमेंट देनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में लानी पड़ेगी। मेरा ख्याल उसकी तैयारी करनी चाहिए। कर ली है इंशाल्लाह चंद दिनों में आप देखेंगे आएंगे और फिर इम्तिहान शुरू होगा तमाम बड़ी जमहूरी जमातों का जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं। हम तो पीपल्स पार्टी से कहते हैं आप तो जमहूरियत करते हैं, आपने जमहूरियत नहीं की, मुल्क तोड़ दिया, अक्सरियत को नहीं माना। हम तो कहते हैं कि आप अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं करते, आप तलबा यूनियन के इंतखाब नहीं कराते, आप लोकल बॉडीज को पावर नहीं देते, आप वसीयत और विरासत पे चीजें चलाते हैं और फिर कहते हैं हम जमहूरी हैं। तो ये रवैया तब्दील करें और इस तरह का रवैया जो मुराद अली शाह ने असेंबली में इख्तियार किया वो तो बहुत ही गलत। बहुत शुक्रिया आपका जनाब जी। नईम रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी और मौलाना इस्लाही जो है, ये दोनों अजीम शख्सियत चल बसे। ताहिर शमसी साहब पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र मुआलिज थे। कोरोना के दरमियान कितने सरगर्म रहे, हमसे अक्सर की गुफ्तगू होती थी इलाज के सिलसिले में, और अक्सर गुफ्तगू उनसे होती रही। बड़ा सदमा हुआ आज, अचानक ये खबर मिली उनका ब्रेन हेमरेज हुआ, अल्लाह को प्यारे हो गए। काबिल फ़ख्र सपूत थे पाकिस्तान के, और उनका सिस्टम, अपना जो अदारा था ना, जब भी मैं उनसे बात करता था वो कहते थे सिस्टम हमारा काम कर रहा है, आप उस सिस्टम के ताबे अपने मरीज को भेज दीजिए, उसकी उसी तरीके से उसकी निगहदाश्त की जाए, उसकी निगहदाश्त। और मौलाना सलाही भी, हमारा मोहम्मद यूसुफ इस्लाही जमाते इस्लामी हिंद के बड़े सीनियर रहनुमा, बड़े दानिश्वर, बहुत बड़े लिखारी, मुसन्निफ, रुखसत हो गए। आसान फ़िक़ा उनकी किताब है, आदाब ज़िंदगी उनकी किताब है, और दर्जनों किताबें लिखी। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। नाज़रीन, और यहाँ प्रोग्राम वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहें। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।